हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम है। और आज का वीडियो आज मंडे है और आज से फिर से आपका जो है रिपीट सब्जेक्ट चलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायो साइंस में हम जो है पिछला जो वीडियो किए थे वहाँ पे मैं आपको जो है फुल स्ट्रक्चर जो है आपको सेल के बारे में पढ़ाए थे कि सेल क्या होता है, सेल की रचना क्या है, सेल में कौन कौन से ऑर्गेन होते हैं, यानी फुल डिटेल में सेल के बारे में पढ़ाए थे, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 10 नंबर में और 5 नंबर में भी पूछा जाता है सेल के बारे में। लेकिन ये जो तीसरा वीडियो है यह बायो साइंस का वीडियो है और यह फर्स्ट ईयर का है और यह तीसरा वीडियो है आज का, जिसमें आप लोग देखेंगे सेल के बारे में ही, सेल के क्या क्या कार्य होते हैं, सेल डिवीज़न देखेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गुणसूत्र का निर्धारण यानी क्रोमोसोमल डिसाइडेड। ओके, तो देखिए ये जो आप सेल जो आप देखते हैं, सेल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। एक तो क्वेश्चन होता है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, एक होता है सेल के कार्य के बारे में और एक होता है सेल के विभाजन के बारे में, समझ गए। तो ये जो है सेल वाला जो है बहुत बड़ा है। सेल और टिश्यू ये दोनों अपने आप में बड़ा है, समझ गए चीज़ को। तो इसके लिए आपको जो है 2-4 क्लास लग सकता है। ये सेल का आपका आखिरी वीडियो है, सेल का वीडियो अब इसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें था हमें पढ़ना वो हम लोग जानकारी ले लेंगे आज के इस लास्ट वीडियो में, जो कि सेल का होगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिलेगा और आप लोग जो है देखते चलिएगा। ओके, हिंदी वाले हैं इंग्लिश वाले हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमको हिंदी में समझना है या इंग्लिश में, हिंदी है या इंग्लिश है दोनों को समझना हिंदी में ही है। लिखने के लिए आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोशिका के मुख्य कार्य के बारे में पूछेगा आपसे, एग्जाम पूछ सकता है एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में 10 से 15 में कि कोशिका क्या होता है, कोशिका के संरचना बनाए और सचित्र वर्णन करे और कोशिका के कार्य को लिखे। तो कार्य भी अपने आप में एक लॉन्ग में बनता है। चलिए देखते हैं। देखिए उत्तर इसका आंसर होगा प्रत्येक जीव या प्राणी में कोशिका का एक मूलभूत इकाई होती है जिसमें निम्नलिखित कार्य होते हैं। अब आप लोग जब तक आप लोग अभी कोशिका पढ़े हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, जिसमें बिहेवियर और बायो दोनों से हम लोग लिए थे। तो देखिए जो भी जीव है, जो भी चाहे वो आपका पशु पक्षी क्यों ना हो या मनुष्य क्यों ना हो, सभी जीव में कोशिका होते हैं, समझ गए। अब एक कोशिका जो है विभिन्न कार्यों के लिए, शरीर के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए उसी के हम कार्य देखते हैं कि कोशिका का क्या क्या कार्य है। साथियों कोशिका का पहला कार्य आपका ग्रोथ करना है, शरीर को वृद्धि करना है। अगर आपके शरीर में लंबाई चौड़ाई आपके एज के अनुसार चाहिए, कद काठी चाहिए, शरीर का वृद्धि चाहिए, तो इसके लिए कोशिका जो है बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोशिका में अगर वृद्धि नहीं होगा, कोशिका में विभाजन नहीं होगा और तो जो है आपका शरीर जो है आगे की तरफ वृद्धि नहीं करेगा। तो ये वृद्धि जो है बहुत बड़ी उपयोगी होता है, समझ गए। प्रत्येक कोशिका में जो है स्वांगीकरण की क्रिया द्वारा पोषक तत्वों से कोशिका की वृद्धि होती है और जो भी क्षति होती है उसका पूर्ति होती है। मतलब कोई भी कोशिका अगर विभाजन होता है और विभाजन में जो भी कोशिका का क्षति होता है तो उस क्षति हुए कोशिका को पूर्ति करने के लिए जो है हमारे शरीर से जो भी पोषण होता है उसका इस्तेमाल कोशिका करता है क्षतिपूर्ति करने में, समझ गए। तो वृद्धि के काम पहला हो गया। दूसरा काम है गति करना। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो है आपको क्या होता है कि ऐसे मूवमेंट होते हैं, कार्य होते हैं। जैसे यदि शरीर में कहीं भी क्षति चोट पहुंचती है तो श्वेत रक्त जो कोशिका होता है उस जो है प्रभावी स्थान की ओर अमीबॉइड गति करके पहुंचती है और क्षतिपूर्ति रोकती है। यानी जो हमारे शरीर में कहीं भी अगर संक्रमण लगा या चोट उट लगता है तो जो है WBC जो होता है वह बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है और यह WBC जो है गति करते हुए, एम्बॉइड गति करते हुए उस क्षति हुए स्थान पर पहुंचकर कोशिका को जो है क्या करता है, क्षति को पूर्ति करता है। तो दूसरा हो गया गति, समझ गए। तीसरा है श्वसन। कोशिका जो है हमारे शरीर को क्या करता है, श्वसन के कार्य में भूमिका निभाता है, क्योंकि जो भी हम श्वसन करते हैं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। तो ये जो लेने ग्रहण करने की जो क्रिया होती है यह रिस्पायरेशन में जो है आप लोग जानते हैं कि श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यही श्वसन की क्रिया होती है। तो इसमें जो है जो भी हम श्वसन लेते हैं तो हमारे कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब यह कोशिका जो है जीवित रहेगा कब, जब ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन कोशिका को कहाँ से मिलता है, तो ब्लड जो है अपने साथ जो है ऑक्सीजन को
धोने का काम करता है और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे हमारा श्वसन जो है हो पाता है। ठीक है, जैसे ही आपके शरीर में श्वसन कमेगा मतलब ऑक्सीजन कमेगा, और यानी मतलब हुआ कि आपका शरीर जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है आपका कोशिका, तो यही जो है श्वसन एक आपका काम करता है हमारा सेल। चौथा है उत्सर्जन। हमारा शरीर जो है उत्सर्जन, हमारा कोशिका जो है उत्सर्जन का भी काम करता है। कोशिकाएं पोषक तत्वों को ग्रहण करके अनावश्यक पदार्थों को गुर्दे से मूत्र के रूप में, त्वचा द्वारा पसीना के रूप में तथा फेफड़े के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर कर देती है। मीन्स जो उत्सर्जन एक्सट्रैक्शन का काम होता है कोशिका द्वारा होता है। कोशिका जो है उत्सर्जन का भी काम करता है। कैसे? तो जो भी पोषक तत्व होता है कोशिका उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, जो हमारे बॉडी को सुविधाजनक होता है, बॉडी को फायदेमंद होता है। लेकिन जो हानिकारक पदार्थ अनावश्यक होते हैं कोशिका उसको जो है छोड़ देती है, और वह जो है मूत्र के द्वारा या पसीने के द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो उत्सर्जन का भी काम हो गया। पाँचवा है स्वांगीकरण, एस्मिलेशन। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि इस क्रिया के द्वारा पोषक तत्व आंतों की भित्तियों द्वारा शोषित करके रक्त में मिल जाते हैं और रक्त में मिलकर कोशिका तक पहुंच जाते हैं, एवं ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे सभी प्रकार के क्रिया होते हैं। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जैसे कोई भी काम के द्वारा पोषक तत्व जो है, समझ गए ना, कोई भी क्रिया होता है, चाहे पाचन क्रिया हो, भोजन करते हैं तो आप पाचन की क्रिया में ऐसा थोड़ी ना कि सब के सब जो है खाते हैं और मल के द्वारा निकल जाता है, ऐसा होता है नहीं। जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं आंतों के द्वारा, और आंत जो है हमारे शरीर को क्या करता है, रक्त में मिलकर कोशिका तक पहुँच जाता है और हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, और यही जो है स्वांगीकरण की क्रिया भी एक करती है कौन, कोशिका। नेक्स्ट है छठवां उत्तेजना, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि जीवित कोशिका के साइटोप्लाज्मा में उत्तेजनशीलता, एक्साइटेबिलिटी का गुण होता है। मतलब जो हमारा कोशिका है उसमें उत्तेजन का भी गुण होता है। ठीक है, और उत्तेजना के गुण होने के कारण जो है त्वचा के जो कोशिका होता है उसमें साइटोप्लाज्मा उत्तेजना जो है तुरंत पैदा हो जाती है, और उत्तेजना कोशिका की झिल्ली से संचारित होकर मस्तिष्क तक पहुँचती है। तभी जाके हमारे शरीर में कोई भी उत्तेजना एक्साइटमेंट होता है तो हमारे ब्रेन तक सीधा जो है पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो है हमारा कोशिका कहीं ना कहीं इस उत्तेजना के लिए जो है कार्य करता है। समझ गए चीज़ को? सीधा लिखिएगा कि कोशिका का एक और कार्य है जो हमारे नए नए कोशिका है उसको उत्तेजित करना, जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये उत्तेजना भी इसका काम है। एंड नेक्स्ट है सातवां है प्रजनन, रिप्रोडक्शन का भी काम करता है। कोशिका जो है हमारे जो भी मनुष्य है उसमें जो है क्या करता है, आपको प्रजनन रिप्रोडक्शन का भी काम करता है। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि फीमेल में ओवरी होता है, अंडाशय, और मेल में जो है शुक्राणु शुक्राशय होता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग जानते हैं कि ये दोनों में जो है कोशिका से बना होता है, चाहे अंडा हो फीमेल का या मेल का शुक्राणु हो, दोनों कोशिका का ही बना होता है, दोनों एक प्रकार से कोशिका ही होता है। ठीक है, तो यह जो है कोशिका क्या करता है कि जो है मानव के प्रजनन में या जीवित जो भी प्राणी है उसको जो है वृद्धि करने के लिए जो है प्रजनन आवश्यक है, और ये प्रजनन को कौन काम करता है, तो कोशिका प्रजनन का भी काम करता है। समझ गए चीज़ को? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आठवां है अन्य कार्य। कोशिका जो है बहुत सारे अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे तापमान स्थिति रखना, उत्तेजनशीलता उत्पन्न करना, शरीर में वृद्धि एवं क्षतिपूर्ति का कार्य करना, मृत कोशिका का उत्सर्जन करना, ठीक है, जैसे बाल, नाखून एवं त्वचा के, तथा रक्त का थक्का जमने आदि कार्य कोशिका द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। तो कुल ये 8 पॉइंटें यहाँ पे दिया गया है कोशिका के कामों का। बहुत आसान है, देख लिए होंगे 8 पॉइंटें कौन कौन से हैं कोशिका के काम का। अगर आप लोग को इस 8 पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत हो तो हम कहेंगे फिर से फर्स्ट क्वेश्चन को एक नंबर से रिपीट कीजिए और ये 8 नंबर तक जरूर देखिए। जितना बार देखिएगा फ़ायदा आप ही को होगा। समझ गए? चलिए नीचे एक यहाँ पे इंग्लिश इसका शब्द दिया है, आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में 2 बार पढ़िएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन एक और कोशिका से बन सकता है 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कि सेल डिवीजन क्या होते हैं एंड डिस्क्राइब द इट्स टाइप, मतलब सेल डिवीजन के प्रकार को बताएं और सेल डिवीजन होता क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के बारे में। ओके चलिए, कोशिका विभाजन क्या होता है। देखिए कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत कोशिका विभाजित होकर अपनी जैसी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। साथियों सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा सेल डिवीजन के बारे में कि कोशिका जो विभाजन जो डिवीजन होता है वह एक प्रोसेस के
तहत होता है, एक प्रक्रिया के तहत होता है, जिसके अंतर्गत जो है कोशिका क्या होता है, जिस प्रोसेस में होता है कि कोशिका जो है अपने जैसे नई कोशिकाओं का निर्माण करता है विभाजन होकर टूटकर। समझ गए, ये चीज़ समझ गए। एक कोशिका गुण और आकार में समान होती है। जैसे मानिए पहले एक कोशिका है, अब ए वाला कोशिका जो है विभाजन होगा तो ए जो है दो कोशिका में अलग अलग दो कोशिका में बट जाएगा। तो ये जो कोशिका है पहले वाला, इसी के तरह जो है दो विभाजन हो गया, एक ए बन गया, एक ए बन गया, यानी सेम समान गुण और समान आकार रखने वाला जो है समान कोशिका जो है बनाती है। ठीक है, चलिए, समान गुण वाली एक समान की आकार की कोशिका आपस में मिलकर ऊतक बनाती है, और जो समान आकार के विभाजन से समान गुण वाले कोशिका जो विभाजित होकर समान आकार में और समान गुण में मिलता है और मिलकर वह क्या करता है, ऊतक बनाता है। जैसे देखिए कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है, समझ गए, जिसके अंतर्गत होता यह है कि जो कोशिका विभाजन होता है, विभाजन होकर जो नए कोशिका बनता है, तो जो नए कोशिका होती है वह भी जो है अपने पहले वाले कोशिका के तरह ही उसी के आकार में उसी के गुण में वह विभाजन होकर बनता है। ठीक है, अब ये होने के बाद जो है ये जो नए कोशिका जो विभाजन हुई है इसका आकार और गुण समान होता है। समान होने के कारण ये कोशिका जो है आपस में मिल कर जो है क्या करता है, ऊतक का निर्माण करता है। जो ऊतक आप लोग देखे होइएगा कि बहुत सारे कोशिका मिल कर ऊतक का निर्माण करता है, तो बहुत सारे कोशिका मिलकर ऊतक को तो निर्माण करता है, बातें तो सही है, बट समान गुण और समान आकार के रखने वाले कोशिका ही मिलकर ऊतक बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिए, शारीरिक विकास होने पर कोशिका के आकार में वृद्धि और निश्चित सीमा तक होती है। देखिए शरीर के विकास होने पर, जैसे अभी छोटा बच्चा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, उसका हाथ पैर सब चीज़ का विकास होगा, तो वैसे ही कोशिका में वृद्धि होने से ही हमारे बॉडी में परिवर्तन आता है। ठीक है, और यह जो वृद्धि होता है एक निश्चित सीमा तक होता है। ऐसा होता है कि बूढ़ा आदमी बुढ़ापे में भी लंबाई उसका बढ़ रहा है, शरीर का बॉडी उड़ी बढ़ रहा है, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो यह एक निश्चित सीमा तक ही ये वृद्धि होता है, और ये वृद्धि कब होता है, तो कोशिका के वृद्धि में होने से ही शरीर में वृद्धि होता है। समझ गए, चलिए। पूरी तरह से विकसित होने पर ही कोशिका विभाजित होती है। अब जो भी कोशिका विभाजित होती है अपने से अलग अलग समान गुण के रखने वाले कोशिका में, तो ये जो कोशिका होती है यह पूर्ण रूप से मैच्योर होने के बाद ही जो है यह कोशिका विभाजन करती है या विभाजित होती है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो भी कोशिका विभाजन होता है तो वो पहला वाला कोशिका जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक अपने जो है कोशिका नहीं बनाएगा, विभाजन नहीं करेगा। ओके, कोशिका विभाजन की आवश्यकता कोशिका के मृत या नष्ट होने के स्थान पर नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर एक कोशिका विभाजन होता क्या है, क्यों है। तो साथियों, हम जब दैनिक काम करते हैं, हम बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका का नष्ट भी होते रहता है। तो ऐसे में जो कोशिका नष्ट होता है तो उसके मरम्मत के लिए, उसके जगह पर उसके कमी को दूर करने के लिए एक कोशिका विभाजन करती है, और विभाजन करके जो भी क्षति हुई रहती कोशिका है उसको जो है वहाँ पे क्षति को पूर्ति करती है। तो यही जो है कोशिका इसीलिए विभाजन होती है। समझ गए। नष्ट हुई कोशिका के स्थान पर नई कोशिका की स्थापना करने के लिए कोशिका का विभाजन होना आवश्यक है। कोशिका विभाजन को दो प्रकार से होता है साथियों। जो नष्ट हुई कोशिका है वह जो है नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिका की स्थापना के लिए एक कोशिका का विभाजन होना बहुत आवश्यक होता है। समझ गए। कोशिका का विभाजन जो होता है दो प्रकार से होता है। तो साथियों, कोशिका विभाजन अभी तक आप समझ लिए होंगे कि आखिर कोशिका विभाजन होता क्या है। साथियों सीधा समझिए, कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी कोशिका विभाजन होती है तो विभाजन होने से पहले वह खुद को मैच्योर होती है, यानी पूर्ण विकसित कोशिका ही जो है विभाजित होती है। ठीक है। पूर्ण जो मैच्योर कोशिका होती है वह विभाजन करती है, और विभाजन करने के बाद जो है वह अपने ही जैसे समान गुण और समान आकार के नए कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी विभाजन करती है। अब ये जो विभाजन हो जाता है तो मान गए 4 कोशिका विभाजन हुआ और वह अपने जैसे अपने आकार के 20 कोशिका बना दिया, तो वह 20 कोशिका जो है क्या होगा, आपस में मिलेगा और मिल कर जुड़ कर जो है ऊतक बना देगा। ठीक है। और वह ऊतक हमारे बॉडी के निर्माण के लिए आवश्यक होता
होता है, ठीक है। साथ ही ये जो कोशिका का विभाजन क्यों होता है, तो कोशिका का विभाजन इसीलिए होता है कि जो भी कोशिका अगर नष्ट हो, कोई भी कोशिका का अगर क्षति हो किसी भी कारण से, तो उस क्षति हुए कोशिका के जगह पर यही जो विभाजन वाला कोशिका है जाकर वहाँ जो है क्षति को जो है पूर्ति करता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, और ये कोशिका विभाजन जो होता है 2 प्रकार के होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देख लीजिए, कोशिका विभाजन 2 प्रकार से, मिटोसिस डिवीजन और मोआइसिस डिवीजन। ओके, क्या चीज़? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। साथियों, अर्धसूत्री जो विभाजन होती है यह केवल और केवल सेक्सुअल समलैंगिक में ही क्रिया करने के लिए कोशिका विभाजन होती है। बाकी समसूत्री चलिए हम लोग देखेंगे। पहला में है समसूत्री। समसूत्री का मतलब होता है मिटोसिस फिज। मिटोसिस डिवीजन का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। इस विभाजन की प्रक्रिया में समान गुण वाली एक ही आकार की 2 अनुजात कोशिकाएं डॉटर सेल उत्पन्न होती है। इस प्रकार का विभाजक कायिक सोमैटिक कोशिकाओं में होती है। तो सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है कि समसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिका में होती है, तो आपको याद रखना है कायिक कोशिका यानी सोमैटिक कोशिका में ही जो है समसूत्री विभाजन होती है। अब यह विभाजन की प्रक्रिया है तो इसमें समान गुण वाली एक ही आकार के 2 अनुजात कोशिकाएं उत्पन्न होती है। मतलब ये जो समसूत्री जो है, समसूत्री में होता है कि एक ही आकार के और एक ही गुण के 2 डॉटर सेल 2 कोशिकाएं जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। इस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिका में होता है। मतलब जो 2 समान गुण वाले 2 समान आकार वाले जो कोशिका बनता है ना, तो यह दोनों कोशिका जो है यह कायिक कोशिका में ही इस प्रकार के समसूत्री वाला विभाजन होता है। कायिक कोशिका नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। इस विभाजन की 4 अवस्था है। मतलब ये जो कायिक कोशिका होता है, जो मिटोसिस डिवीजन है, तो इस प्रकार के जो समसूत्री विभाजन होता है यह नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर स्थापित हो जाता है। अगर जहाँ भी कोशिका नष्ट होता है तो वहाँ पे नए कोशिका जो विभाजन होकर बना है वह जाके समान गुण रखने वाला जाके वहाँ पे स्थापित हो जाता है जहाँ पे कोशिका नष्ट हुई है। ओके, इस विभाजन की 4 अवस्था है। साथियों, समसूत्री विभाजन का 4 अवस्था है। कौन कौन है? एक होता है प्रोफेज मतलब पूर्व अवस्था, एक है मेटाफेज मतलब मध्य अवस्था, एक है पश्चावस्था एनाफेज और अंत्यावस्था आपका टेलीफेज, ठीक है। तो ये कुल 4 प्रकार के समसूत्री विभाजन का अवस्था है। कोई भी कोशिका जो समान गुण रखता है वह 2 अनुजात कोशिकाओं में टूटता है, यानी 2 समान गुण वाले डॉटर सेल में, और वह समसूत्री विभाजन कहलाता है। ये 4 अवस्था होता है। प्रोफेज मतलब पूर्व अवस्था, मेटाफेज मतलब मध्य अवस्था, एनाफेज मतलब पश्चावस्था, अंत्यावस्था मतलब टेलोफेज। ओके, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। साथियों, ये अर्धसूत्री विभाजन मतलब मिटोसिस डिवीजन, मेयोसिस डिवीजन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, इसको हम लोग देखते हैं। साथियों, अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन केवल लिंग विकसित कोशिकाओं डिंब व शुक्राणु में ही होता है। इन कोशिकाओं को यौन कोशिका या युग्मनक भी कहते हैं। साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है मियोसिस वाला, यह जो है केवल और केवल लिंग विकसित कोशिकाओं में ही होता है। मतलब यह सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करता है कि लिंग को विकसित करने में ही, मतलब फीमेल और मेल को डिसाइड करने में ही जो है यह क्या होता है आपके ये विभाजन होता है, ठीक है। इन कोशिकाओं को यौन कोशिका या युग्मनक सेल कहते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? युग्मनक सेल कहते हैं। समझ गए चीज़ को। तो ये चीज़ सबसे पहले याद रखिए कि जो हमारा मियोसिस है यानी अर्धसूत्री जो विभाजन है, यह केवल वैसे कोशिका में होता है जो केवल और केवल लिंग विकसित कोशिका हो, उसी में होता है। समझ गए। और इन कोशिका विभाजन को हम लोग यौन कोशिका या युग्मक कोशिका भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में 23 जोड़े क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब भी निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो युग्मनज या जाइगोट कोशिका का निर्माण करते हैं। जब भी निषेचन होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन कोशिकाओं में जो है 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, मैं आपको पढ़ाया हूँ कि केंद्रक के कोशिका के केंद्रक में 46 क्रोमोसोम क्रोमेटिन नामक धागा के जैसे होता है जो आरएनए प्रोटीन के बना होता है। अब समझ गए। चलिए, इन कोशिकाओं में 23 जोड़े क्रोमोसोम यानी 46 होते हैं। जब भी निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो युग्मनज या जाइगोट कोशिका का निर्माण करता है। किस कोशिका का? इसी अर्धसूत्री कोशिका का। चलिए नेक्स्ट देखिए,
इस युग्मनज या जाइगोट में पूरे 46 गुणसूत्र 23 गुणसूत्र शुक्राणु और 23 गुणसूत्र डिंबाणु होते हैं। इस युग्मनज या जाइगोट कोशिका का विभाजन दैहिक सूत्रीय विभाजन मिटोसिस के द्वारा होता है। मतलब ये जो कोशिका है मियोसिस वाला, इसका विभाजन जो है आपको मिटोसिस के द्वारा होता है, दैहिक सूत्र के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आपका समसूत्री अर्धसूत्री दोनों आपका हो गया ख़त्म। यही दो विभाजन होता है। देखिए मियोसिस अर्धसूत्री जो है इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, यह सिर्फ डिसाइड करता है आपके लिंग को, ये डिसाइड करता है क्रोमोसोम को, समझ गए। और हम लोग जानते हैं कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम जो है अंडाणु होता है और 23 जोड़ा जो है वो आपके 23 जोड़ा नहीं 23 होता है, 23 अंडाणु और 23 शुक्राणु का, ठीक है। टोटल 46 जाइगोट में जो है आपके होते हैं और यह जो है लिंग विकसित कोशिकाओं में ही होता है अर्धसूत्री विभाजन। ओके, चलिए ये हो गया आपका। इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा, समझ गए चीज़ को। चलिए इंग्लिश में हिंदी में सब में दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका फ़ायदा लें और अच्छे से अच्छे अंक लाए और नाम रोशन करें और जॉब लगे। ओके, चलिए देखिए अनुवांशिकी एवं लिंग निर्धारित गुणसूत्र क्या होते हैं समझाइए। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज हेरिडेटरी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि अनुवांशिकी या लिंग निर्धारित गुणसूत्र क्या होते हैं बताइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं साथियों। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र क्या होता है देख लीजिए। कोशिका की केंद्रक के अंदर धागे जैसी रचना होती है, इन्हीं रचनाओं को अनुवांशिकी गुण रहता है जो संतान में संचरित होता है। साथियों देखिए मैं आपको पहले पढ़ाया हूँ गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, जब कोशिका पढ़ा रहे थे तो मैं वहाँ पे आपको पढ़ाया हूँ कि कोशिका के केंद्र होते हैं और केंद्र में भी एक जो है धागे नुमा संरचना होता है जो प्रोटीन के बना होता है और यही जो है आपके क्रोमोसोम गुणसूत्र का गुण रखता है, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम है जो गुणसूत्र निर्धारण कैसे होता है देख लीजिए। कोशिका की केंद्रक के अंदर धागे जैसी रचना होती है, ये तो पहले ही बताए हैं आपको। इन रचनाओं में आनुवांशिक गुण होता है। अब ये जो रचना होता है केंद्रक के अंदर, इसमें एक आपके क्या होते हैं आनुवांशिक गुण होते हैं जो संतान में संचरित होता है, जो क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलते रहता है, संचरित होता है। ओके, नर में शुक्राणु कोशिकाएं तथा मादा में अंडाणु कोशिकाएं होती है। मतलब जो मेल होते हैं उसमें स्पर्म सेल होता है और जो फीमेल होती है उसमें ओवम सेल होता है। अब एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ स्पर्म कह रहा है यानी शुक्राणु भी एक कोशिका ही है और ओवम अंडाशय भी, अंडाणु भी जो है एक आपके कोशिका ही है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसमें जनन कोशिकाएं होती है। मतलब ये जो हम लोग देखे हैं ना पुरुष और मेल वाला, इसमें जनन कोशिकाएं होती है, अर्थात उनमें 23 क्रोमोसोम का एक नया जोड़ा होता है, अर्थात 23 क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। मतलब इसमें 23 क्रोमोसोम जो है जोड़ा में होते हैं या 23 क्रोमोसोम का सेट होता है, समझ गए। स्त्रियों में दोनों क्रोमोसोम या गुणसूत्र का समान आकार के होते हैं तथा इन्हें एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। स्त्री में दोनों क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र एक समान आकार के होते हैं तथा इन्हें एक्स कहते हैं। साथियों जो फीमेल का क्रोमोसोम होता है आप लोग पहले ही देखे कि 23 होता है मेल में और 23 होता है फीमेल में, 23 मेल का और 23 फीमेल का, समझ गए। यानी 23 XX होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है आपके 23 जो है XY होंगे जो मेल वाले होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो क्रोमोसोम होते हैं या जो गुणसूत्र है वह समान आकार के होते हैं तथा इन्हें एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो मेल फीमेल वाला में होता है वह जो स्त्री वाला में क्रोमोसोम है वो आकार में समान होता है, इसलिए इसे जो है XX नाम दिया गया लड़की के लिए, समझ गए। उसी प्रकार से हम यहाँ पे और बात करते हैं, पुरुषों में XY क्रोमोसोम दोनों होते हैं जो अपेक्षाकृत छोटा होते हैं। साथियों पुरुषों में जो क्रोमोसोम होता है वह XY होता है, समझ गए, और ये XY क्रोमोसोम होता है जो थोड़ा अपेक्षा छोटे होता है और जो क्या होता है स्त्री और पुरुष में दोनों मिलाकर देखा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र दैहिक यानी ऑटोसोम रहते हैं और एक जोड़ा लिंग निर्धारण का गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए कि 46 में मात्र 2 ही ऐसे क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है जो लिंग निर्धारित करते हैं। कौन कौन, देखिए इधर XX है और इधर आपके XY है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यह आपका फीमेल का है और यह आपका मेल का है। फीमेल में XX और मेल में XY, यह भी 23 और यह भी 23, ठीक है, समझ गए। अगर
फीमेल के एक्स और मेल के एक्स मिला तो क्या होगा, गर्ल्स होगा। अगर मान बताता हूँ कि फीमेल के एक्स और मेल के वाई मिला तो क्या होगा, तो यह क्या होगा, बॉय होगा, मीन्स लड़का होगा। तो इस चीज़ को लिखिएगा कि लड़की का स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स तो लड़की होगी, ठीक है। वहीं पर अगर स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई तो लड़का होगा। और यही जो है आपके क्रोमोसोम निर्धारण होने का तकनीक है। ऐसे ही निर्धारित होता है कि 23 इधर भी है 23 इधर भी है, समझ गए। बाकी ध्यान रखिएगा, कोई भी दो का ही मिलने से यह गुणसूत्र का जो है निषेचन का जो है क्रिया होता है और वहाँ पे डिसाइड होता है। जैसे देखिए, जैसे इधर भी 23 है इधर भी 23 है, ठीक है। इसमें एक इधर का मिलेगा या एक इधर का मिलेगा, यानी कुल 2 मिलेगा। तो 2 मिलेगा तो 46 में से 2 कितना जाएगा, तो 44। बाकी जो 44 होगा वह क्या होगा, दैहिक क्रिया के लिए होगा, मतलब शरीर के कार्य के लिए होगा, समझ गए चीज़ को। और 2 ही ऐसे होगा, एक जोड़े ही ऐसे होंगे जो गुणसूत्र का निर्माण करके लिंग निर्धारित करता हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए। जिस समय एक्स डिम्ब यानी एक्स डिम्ब शुक्राणु के एक्स गुणसूत्र से निश्चेषित होता है तो शिशु लड़की होती है। यानी मैंने पहले ही बता दिया कि फीमेल के एक्स से डिम्ब निकला और मेल के एक्स से गुणसूत्र निकला और ये दोनों मिला तो क्या होगा, उसे दोनों मिलेगा तो लड़की ही होगा। अगर आपका डिम्ब से एक्स निकला, चूँकि डिम्ब में एक्स एक्स ही होता है तो दोनों कंडीशन में एक्स एक्स ही निकलेगा, ठीक है। अगर डिम्ब से एक्स निकला और यहाँ पे आपका क्या हुआ कि पुरुष से यानी शुक्राणु से जो है आपके वाई निकला तो लड़का होगा। तो इस कंडीशन में जो है जो विपरीत मिलता है दोनों में, वही जो है आपके लड़का का निर्धारण करता है। और अगर सेम मिल जाता है इधर से भी उधर से भी तो लड़की हो जाता है। और यही गुणसूत्र जो है ऐसे ही निर्धारण होता है। सबसे पहले समझ गए कि क्रोमोसोम कहाँ होता है, तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि ये आपका कोशिका है, इसमें केंद्रक है। इस केंद्रक में एक जो है क्रोमोटिन नामक धागा होता है और इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, कोशिका के केंद्रक में होता है। जो क्रोमोसोम क्या करता है कि सेक्सुअलिटी फंक्शन में निर्धारण करता है कि लड़का हो गया या लड़की होगा, समझ गए चीज़ को। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया, डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।